क्या वजह है ऐसी और अमूमन तौर पे एफआईआर्स होती हैं और डक्की भाई की एफआईआर में क्या फ़र्क है? आम पुलिस की तफ्तीश और एनसीसीआईए की तफ्तीश में क्या फ़र्क है? यानी कि एनसीसीआईए का मुकदमा डक्की भाई पे जो है वो अभी दर्ज किया गया है गैम्बलिंग के हवाले से। फ़र्क ये है कि एफआईआर लॉज होने से कबल ही तफ्तीश कर ली जाती है और इंक्वायरी हेल्ड करने के बाद अगर उसको जो अथॉराइज पर्सन है उसको ये लगता है कि इसमें जो है ना क्रिमिनल मटेरियल अवेलेबल है, वो उसके प्रोसीड टू एफआईआर करती है। आम जो एफआईआर है जो अमूमी तौर पर होती है वो 154 सेक्शन सीआरपीसी के तहत होती है, तो उसमें रिमांड जो है वो जाहिर है सीआरपीसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और उसमें इन एडिशन टू 15 दिन भी काउंट हो जाता है, क्योंकि एक दिन जो है 24 आवर्स उनको इंडिपेंडेंसी होती है आफ्टर अरेस्ट ऑफ पर्सन। डक्की भाई को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम छुट्टियां थी। जो ड्यूटी जजेस हैं क्या वो रिमांड दे सकते हैं या फिर वो जुडिशल कर सकते हैं? ये कह देना कि जी छुट्टियां होने की वजह से एक डिले टैक्टिक्स यूज़ किए गए और वो जो जज जो हैं वो उसको बेल नहीं ले सके या उनको जुडिशल रिमांड पे नहीं भेज सके डक्की को, तो ऐसा नहीं है। डक्की भाई को जो अदारों की तहवील में तकरीबन 90 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, 3 मंथ से ज़ायद हो, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ज़मानत जो है वो खारिज हुई है, अभी हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत का जो है वो चल रहा है सिलसिला। क्या वजह है कि डक्की भाई की अभी तक ज़मानत नहीं हो सकी? ये कह देना कुछ कि जी 90 दिन है या 100 दिन है या 10 दिन है, तो ये कोर्ट ये नहीं देखती कि कितने अरसे के लिए वो रहा है जेल में। कोर्ट ने ये देखना कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और रिकवरीज ऑफ ऑफेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं आईएम न्यूज़। क्या वजह है कि अलमारूफ यूट्यूबर डक्की भाई की ज़मानत जो है अभी तक मंजूर नहीं हो सकी और डक्की भाई को जो अदारों की तहवील में अभी 3 मंथ तकरीबन 90 दिन हो चुके हैं कि अभी तक वो अदारों की तहवील में हैं और अभी तक उनकी जो है ज़मानत नहीं हो सकी। मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर लॉयर सैयद नादिर शाह मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर बताइएगा कि क्या वजह है ऐसी और अमूमन तौर पे एफआईआर्स होती हैं और डक्की भाई की एफआईआर में क्या फ़र्क है? देखिए, अमूमी तौर पर जो एफआईआर होती है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस देखते हुए उसमें एफआईआर लॉज हो जाती है, जबकि क्योंकि ये स्पेशल लॉ को डील कर रहा है एफआईए और एनसीसीआईए, तो इस वजह से उसका जो प्रोसीजर है वो अलग है। पहले इंक्वायरी हेल्ड की जाती है, इंक्वायरी हेल्ड करने के बाद एफआईआर लॉज हो जाती है। उसमें मामला ये है कि क्योंकि एफआईआर लॉज आफ्टर इंक्वायरी होती है तो उसको तकरीबन प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, तो इस वजह से ये मामला मुख्तलिफ है बनिस्बत जर्नल एफआईआर के। आम पुलिस की तफ्तीश और एनसीसीआईए की तफ्तीश में क्या फ़र्क है? यानी कि एनसीसीआईए का मुकदमा डक्की भाई पे जो है वो अभी दर्ज किया गया है गैम्बलिंग के हवाले से, तो उसमें और आम पुलिस की तफ्तीश में क्या फ़र्क है? सर देखें, जो पुलिस की तफ्तीश होती है वो एफआईआर लॉज होने के बाद होती है। इसमें फ़र्क ये है कि एफआईआर लॉज होने से कबल ही तफ्तीश कर ली जाती है और इंक्वायरी हेल्ड करने के बाद अगर उसको जो अथॉराइज पर्सन है उसको ये लगता है कि इसमें जो है ना क्रिमिनल मटेरियल अवेलेबल है, तो वो उसके प्रोसीड टू एफआईआर करती है। तो ये फ़र्क है डक्की भाई की एफआईआर में और इसकी। आम मुकदमात में रिमांड और एनसीसीआईए में रिमांड जो है, अगर बात करूं मैं डक्की भाई के मुकदमे की, उनका रिमांड में क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है, देखें, आम जो एफआईआर है जो अमूमी तौर पर होती है वो 154 सेक्शन सीआरपीसी के तहत होती है, तो उसमें रिमांड जो है वो जाहिर है सीआरपीसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और उसमें इन एडिशन टू 15 दिन भी काउंट हो जाता है, क्योंकि एक दिन जो है 24 आवर्स उनको इंडिपेंडेंसी होती है आफ्टर अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ डील कर रहा है, इसमें स्पेशल लॉ में स्पेशल टाइमिंग रिमांड के हवाले से है, तो अमूमी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो एनसीसीआईए में वो है 30 डेज़। तो इस वजह से जो डक्की वाला मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है, उसमें रिमांड जो है वो ड्यूरेशन के लें या टाइम के लें वो ज़्यादा है, इस वजह से वो मामलात रिमांड के काफ़ी टाइमली रहे कि उसमें लॉन्ग पीरियड के लिए वो रिमांड पर रहे। जी जी। अभी सर जजेस पे आ जाते हैं कि जब डक्की भाई को अगस्त के महीने में गिरफ़्तार किया गया तो उस टाइम छुट्टियां थी जो चल रही थी, तो उस टाइम पे ड्यूटी जजेस जो थे बैठे हुए थे, सही है? तो उसके हवाले से अगर बात कर लेते हैं कि जो ड्यूटी जजेस हैं क्या वो रिमांड दे सकते हैं या फिर वो जुडिशल कर सकते हैं? जी जी, ड्यूटी जज जो होता है वो बतौर ड्यूटी जज इसी वजह से होता है कि वो फुली ऑथोराइज होता है। ये कह देना कि ड्यूटी जज है वो रिमांड नहीं दे रहा या वो जुडिशल रिमांड पर नहीं भेज रहा या वो बेल नहीं ले रहा,
छुट्टियों में भी उसका रोल सेम ऐसे ही होता है जैसे फुली ऑथोराइज जज है, ठीक है। तो ये कह देना कि जी छुट्टियां होने की वजह से एक डिले टैक्टिक्स यूज़ किए गए और वो जो जज जो हैं वो उसको बेल नहीं ले सके या उनको जुडिशल रिमांड पे नहीं भेज सके डकी को, तो ऐसा नहीं है। जज जो है वो हमेशा ड्यूटी, चाहे ड्यूटी जज हो, उसके ऑथोराइज और अथॉरिटीज़ वैसे ही होती हैं सेम लाइक का ऑथोराइज जज। सर क्या एक जज पब्लिक ओपिनियंस या फिर पब्लिक प्रेशर पे कोई भी फैसला ले सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जज ने टोटली देखना होता है लाइन ऑफ लॉ, ठीक है। वो कभी भी चाहे हमारी सोसाइटी में कितना ही हाइप क्रिएट हो जाए, ठीक है, चाहे कि वो आप ये कहें कि जी सोसाइटी में उसका शोर बहुत हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जज ने हमेशा देखना होता है ग्रेविटी ऑफ लॉ, ठीक है, ऑफेंस के हवाले से जो ग्रेविटी है, उसकी जो सज़ाएं हैं उस हवाले से वो देख के फैसला करना होता है। कभी भी जज को ना तो पब्लिक प्रेशर ना ही पब्लिक ओपिनियन जो है वो मुतासिर करती है। तो इसी तरह कोई कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जी डकी भाई का क्योंकि केस एक हाईलाइटेड केस है, ठीक है जी, डकी भाई का जो है केस जो है हाईलाइटेड केस है और उस वजह से जो है ना वो जजेस जो हैं वो अपनी ओपिनियन जो है वो जजमेंट के थ्रू नहीं दे सके। नहीं, ऐसा नहीं है। जज जो है वो कानून को देखेगा, इन्वेस्टिगेशन को देखेगा, उसके बाद वो मैटर को डिसाइड करेगा। डक्की भाई की बेल के हवाले से बात कर लेते हैं कि डक्की भाई की बेल अभी तक डक्की भाई को जो अदारों की तहवील में तकरीबन 90 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, 3 मंथ से ज़ायद हो चुके हैं, अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ज़मानत जो है वो खारिज हुई है, अभी हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत का जो है वो चल रहा है सिलसिला। तो क्या वजह है कि डक्की भाई की अभी तक ज़मानत नहीं हो सकी? देखें, जब भी आप ये देखेंगे ना कि ज़मानत के हवाले से, तो जब भी बंदा गिरफ्तार होता है तो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होने के बाद वो जुडिशियल रिमांड पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो ज़मानत है, दरख्वास्त ज़मानत आफ्टर अरेस्ट, वो फाइल की जाएगी बामुताबिक कानून 497 498, ठीक है। अच्छा, उसमें कोर्ट ने देखना होता है कि कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या हो रहे हैं, जो कि ग्राउंड्स बताए गए हैं ज़मानत के, क्योंकि इसमें जो ऑफेंसेस हैं जो डकी के ऊपर लगे हैं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक हैं, वो नॉन बेलेबल हैं। अब जब नॉन बेलेबल होगा तो CRPC 497 उसको डिस्कस करते हैं, वो चंद ग्राउंड्स कि जी मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक हो गया, और इसके अलावा जो उनकी सज़ाएं हैं वो 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी इस तरह के मुख्तलिफ उसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं। अगर वो ग्राउंड अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द इन्वेस्टिगेशन, या इसके अलावा केस की जो फेट है उसमें अवेलेबल होंगे, देन तो कोर्ट उसको ग्रांट करेगी। अदरवाइज अगर वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं है उस केस में, तो देन कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं करेगी। तो ये कह देना कुछ कि जी 90 दिन है या 100 दिन है या 10 दिन है, तो ये कोर्ट ये नहीं देखती कि कितने अरसे के लिए वो रहा है जेल में। कोर्ट ने ये देखना कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और रिकवरीज ऑफ ऑफेंस क्या है, और आया कि इतना मटीरियल अवेलेबल है कि इसका सज़ा होने का शायबा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट डिटरमिन करती है, और कोर्ट डिटरमिन करने के बाद उसको फिर डिसाइड करती है कि आया कि ये बेल देनी चाहिए बामुताबिक कानून या नहीं। डक्की भाई से तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद की अभी तक रिकवरी की जा चुकी है। वसूक अदारों ने ये रिपोर्ट किया है या फिर मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ये मीडिया की वो रिपोर्ट्स चल रही हैं। अभी तक हमारे पास NCCIA की कोई ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जिनमें हम ये कह सकें कि कितने रुपयों की जो है रिकवरी है डक्की भाई से जो की गई है। आप रिकवरी के हवाले से क्या कहना चाहिए? क्या उनकी ज़मानत में जो है ये भी कोई फैक्टर जो है अहमियत रखता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ऑफेंस, जब कोई ऑफेंस होता है तो उससे रिलेट एक केस प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर केस प्रॉपर्टी वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोर्स वो रिकवर हो जाती है, तो उसकी जो क्यास राई है ऑफेंस हो जाने की वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन। कानूनी नुक्ता नज़र से उसको कहेंगे प्रिजम्पशन। तो जाहिर है कि उसकी डकी की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी 9 करोड़ से अबव की जो रिकवरीज हो चुकी हैं, तो उसमें प्रिज्यूम कोर्ट ये करती है कि ऑफेंस लाजमी तौर पर हुआ है, और जब लाजमी तौर पर हुआ है वो कंसीडर करती है। तो इस वजह से ये आल्सो अ ग्राउंड ऑफ, इसे आप क्या कहेंगे कि कोर्ट जो है उस जमानत को इनकार कर देगी देने से, ठीक है। तो क्या यही मेन वजह है कि डक्की भाई की ज़मानत अभी तक नहीं हो चुकी? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है,
ठीक है, उसकी सज़ाएं हैं, वो आया कि वो 10 साल से कम सज़ाएं हैं, तो देन फिर वो देखेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ग्राउंड्स 497 में डिस्कस कर दिए गए, अगर वो अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड हैं तो कोर्ट उसको बआसानी उसे जो है ना ज़मानत देगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सैयद नादिर शाह, जो जिन्होंने बताया कि डकी भाई के केस में क्या ग्राउंड है और डकी भाई की ज़मानत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जस्टिस ये दिया जा रहा है कि ड्यूटी जजेस थे, ड्यूटी जजेस ने मैक्सिमम रिमांड दिया, जबकि NCCIA और FIA के स्पेशल लॉ में ये मौजूद है कि किसी भी हीनियस ऑफेंस में जो है मुलज़म का तकरीबन 30 दिन तक का रिमांड जो है वो लिया जा सकता है। और आम पुलिस के मुकाबले में आम पुलिस का जो रिमांड होता है मैक्सिमम 14 दिन का होता है, और जो NCCIA या FIA या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका तकरीबन 30 दिन का स्पेशल रिमांड लिया जा सकता है। उसके अलावा हमने बात की कि जो रिकवरी के हवाले से है कि रिकवरी किस तरीके से होती है, रिकवरी में मुकदमे पे क्या उसका असर होता है, और रिकवरी डल जाए तो फिर मुलजिम को जो है रिलीफ मिल सकता है या फिर नहीं। तमाम तर जो चीज़ें हैं हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस की। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दे इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।